कक्षा 10वीं के स्पर्श पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पर्वत प्रदेश में पावस यह कविता देखेंगे। इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। कविता का भावार्थ जानने के पहले हम उनका परिचय देखेंगे। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। स्कूल में 7 वर्ष की आयु में काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया, किंतु स्थायी रूप से उन्होंने साहित्य सृजन वर्ष 1913 में आरंभ किया। इनकी आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम तथा रहस्यवाद की अनुभूति दिखाई देती है। वे मार्क्स, महात्मा गांधी, अरविंद के दर्शन से प्रभावित हुए। जीवन के आरंभिक दिनों में वे उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े और आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। भारत सरकार ने वर्ष 1961 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदम्बरम काव्य संग्रह के लिए 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य प्रमुख कृतियों में वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन शामिल है। 28 दिसंबर 1977 को इनका देहांत हो गया। छात्रों, इसके बाद हम संक्षिप्त रूप में कविता की रूपरेखा देखेंगे। प्रस्तुत कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप बदलती रहती है। कवि ने ऐसी ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का सुंदर ढंग से चित्रण किया है। कवि ने पहाड़ों को मानवीकृत रूप में चित्रित करते हुए उनकी चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उनके मन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप से अभिव्यक्त किया है। छात्रों, अब हम पहला काव्यांश देखेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र ध्रुव सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलातार, दर्पण सा फैला है विशाल। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। पावस वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। पल पल हर क्षण, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप। मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। अपार विशाल असीम, सहस्र हजार। ध्रुव सुमन पुष्प रूपी आंखें। फाड़ खोलकर, अवलोक देखना। निज अपना, महाकार विशाल आकार। ताल तालाब, दर्पण आईना या शीशा। छात्रों, इसका भावार्थ इस प्रकार है। सुमित्रानंदन पंत एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था तथा पर्वतीय क्षेत्र था। ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हो, और पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा हो। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था, जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब आईने के समान दिखाई दे रहा था। छात्रों, दूसरा काव्यांश। गिरे का गौरव गाकर झर झर झर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरो नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। गिरी पहाड़, गौरव महिमा, बड़ाई मद मस्ती, नस नस रग रग, उत्तेजित जोश से भरे हुए, लड़ी श्रृंखला, माला झरते गिरते, झाग फेन, निर्झर झरना, उर हृदय,
उच्चाकांक्षा, ऊंचा उठने की कामना, तरुवर, बड़े बड़े पेड़, नीरव नभ, शांत आकाश, अनिमेष, एकटक देखना, चिंता पर चिंतित, चिंता में मग्न। छात्रों, इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हो। उनकी आवाज को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है तथा मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं। ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्य को जानना चाहते हो। छात्र, अब अंतिम काव्यांश। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पार, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभे सार, उठ रहा धुआं जल गया तान, यो जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजान। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार हैं। भूधर पहाड़, अपार जिसका पार न हो, असीमित पारत के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले पंखों वाला बादल, रवशेष केवल आवाज का रह जाना, चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी की गिरने की आवाज का रह जाना, भू धरती, धंस गए नीचे दब गए, सभय भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है, ताल तालाब, जलद यान बादल रूपी विमान, विचर विचर घूमकर, इंद्रजाल जादूगरी भरे कारनामे। छात्रों, इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। झरनों की तो केवल आवाज ही सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रही गई है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हो। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हों। छात्रों, इस प्रकार हमने आज पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता का अर्थ समझा है। आप लोगों को यही अर्थ समझ में आ गया होगा, यह मैं समझती हूँ। धन्यवाद।